नमस्कार, मैं अतुल परमार आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा डेविस के अपरदन चक्र के बारे में। साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन 1899 में डेविस ने इसके संदर्भ में संकल्पना प्रस्तुत की थी। डेविस ने पेंसिल्वेनिया में रहते हुए अपलेशियन पर्वतों का अध्ययन किया था। अध्ययन के उपरांत उन्होंने पाया कि स्थल रूपों पर भौगोलिक संरचना और जलवायु का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। अपने अध्ययन में उन्होंने देखा कि अपलेशियन पर्वत घिसा पीटा खंडित अवस्था वाला है और नदियों में ढाल प्रवणता भी कम है, जबकि पश्चिमी भाग में स्थित रॉकी पर्वतीय भाग अभी भी तीव्र ढाल वाला है और नदियां भी अपनी युवावस्था में हैं और तीव्र गति से बह रही हैं। उन्होंने अपना अध्ययन कार्य अपलेशियन पर्वत पर केंद्रित कर लिया और यही शोध कार्य बाद में एक मॉडल बन गया। इस मॉडल को ही अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र कहा जाता है। अपने इसी काम के कारण बाद में डेविस महोदय को अमेरिकन भूगोल का पितामह कहा जाने लगा। भौगोलिक चक्र। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उठा हुआ भूखंड अपरदन के प्रक्रम के द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। अर्थात उनका यह मानना था कि एक ही स्थान पर भूखंड का उत्थान होता है और उसी स्थान पर समय के साथ धीरे धीरे अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा वह उठा हुआ भूखंड समतल मैदान बन जाता है। इस प्रकार डेविस ने चक्रीय पद्धति का अध्ययन किया और यह बताया कि स्थल रूप के विकास पर संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रभाव होता है। स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम का प्रभाव पड़ता है। इन्हें ही डेविस का त्रिकूट कहा गया है। डेविस ने अपने मॉडल के पक्ष में कुछ मान्यताएं रखी थी, जिसके अनुसार स्थल रूप अंतर्जात और बहिर्जात कारकों का योग होता है। अंतर्जात बलों के द्वारा धरातल का उत्थान होता है और बहिर्जात कारकों द्वारा इस स्थल रूप का निम्नीकरण किया जाता है। दूसरा, स्थल रूपों के विकास में पर्यावरणीय दशाओं का योगदान रहता है, जैसे उष्ण आर्द्र प्रदेशों में अपरदन की क्रिया अधिक प्रभावी रहती है। तीसरा, नदियां तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं जब तक कि वे प्रवणित नहीं हो जाती और इस स्थिति के बाद यानी प्रवणित होने के बाद वे अपना लंबवत अपरदन छोड़कर पार्श्वीय अपरदन प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि उनमें भार ढोने की क्षमता कम हो जाती है। स्थल खंड का उत्थान तीव्र गति से अल्पकाल में ही हो जाता है और जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। ये कुछ मान्यताएं अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले डेविस द्वारा दी गई थी। इन मान्यताओं के आधार पर ही उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। आइए अब हम देखते हैं डेविस के अपरदन चक्र के मॉडल को। अपरदन चक्र के इस आरेखीय प्रदर्शन में क्षैतिज रेखा अवस्थाएं अर्थात समय को प्रदर्शित करती है और लंबवत रेखा सागर तल से ऊंचाई को बताती है। यूसी पहाड़ियों के शिखरों या जल विभाजकों के शिखरों को प्रदर्शित करता है। यह सागर तल से इनकी निरपेक्ष ऊंचाई यानी एब्सोल्यूट हाइट को प्रदर्शित करता है, जबकि एलसी न्यूनतम उच्चावच यानी नदियों की घाटियों की तली को प्रदर्शित करता है। यह भी निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। यूसी और एलसी के मध्य अर्थात अपर कर्व और लोअर कर्व के मध्य अंतर को अर्थात सर्वोच्च ऊंचाई और न्यूनतम ऊंचाई का अंतर सापेक्षिक ऊंचाई या रिलेटिव हाइट कहलाता है। डेविस के अनुसार उत्थान तीव्र गति से अल्पकाल में पूर्ण हो जाता है। यह चक्रीय अवस्था में शामिल नहीं है और इसे अपरदन चक्र की तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। इस प्रारंभिक अवस्था के पश्चात युवावस्था प्रारंभ होती है। इस अवस्था में पहाड़ों के शिखरों और जल विभाजकों के शिखरों अपरदन से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रारंभ में नदियां छोटी छोटी और दूर दूर होती हैं। शीर्षवर्ती अपरदन के कारण नदियों की लंबाई
लगातार बढ़ती जाती है। तीव्र ढाल एवं तीव्र वेग के कारण नदियां लंबवत अपर्दन के द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती जाती हैं। इस अवस्था में लंबवत अपर्दन के कारण वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। घाटी गर्दन के कारण निचला वक्र एल सी तेजी से घटता है, जबकि शिखर और जल विभाजकों के शिखर अपर्दन से लगभग अप्रभावित रहते हैं, जिससे यूसी की ऊंचाई कम नहीं होती। इस प्रकार यूसी और एलसी के मध्य अंतर बढ़ने लगता है और सापेक्ष ऊंचाई बढ़ने लगती है, यानी रिलेटिव हाइट में वृद्धि होने लग जाती है। युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है। इस प्रौढ़ावस्था में लंबवत अपर्दन के साथ साथ पार्श्वीय अपर्दन भी होने लगता है, जिसके कारण वी आकार की घाटी चौड़ी होने लगती है। पहाड़ों के शिखर और जल विभाजकों के शिखरों का भी अपर्दन होने लग जाता है, जिसके कारण इस अवस्था में निरपेक्ष ऊंचाई एब्सोल्यूट हाइट और सापेक्षिक ऊंचाई दोनों ही घटने लगते हैं। इस अवस्था के अंत तक निरपेक्ष ऊंचाई में कमी के कारण नदियों के भार ढोने की क्षमता में पर्याप्त कमी आ जाती है, जिसके कारण नदियां पार्श्वी अपर्दन अधिक करने लगती हैं। जैसे ही लंबवत अपर्दन का स्थगन हो जाता है, वैसे ही तीसरी अवस्था जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में पार्श्वी अपर्दन और घाटी चौड़ा करने का कार्य चलता रहता है। जल विभाजकों के आकार में अधःक्षय और पृष्ठवर्ती अपर्दन अर्थात डाउनवास्टिंग और बैकवास्टिंग के कारण कमी आने लगती है, जिससे ऊपरी वक्र यूसी भी तेजी से नीचे होने लग जाता है। निरपेक्ष ऊंचाई के कम हो जाने से नदियों की गतिज ऊर्जा अत्यंत कम हो जाती है, अपर्दन की दर भी कम हो जाती है और समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला हो जाता है। निम्न उच्चावच वाला हो जाने के कारण नदियां उसमें विसर्प बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। नदियां बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। इन बाढ़ के मैदानों को डेविस द्वारा पेनी प्लेन नाम दिया गया। पेनी प्लेन की सतह पर उत्तल एवं अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन अवशिष्ट पहाड़ियों को डेविस ने मोनाडनाक की संज्ञा दी है। ये था हमारा डेविस का मॉडल। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित कोई आपका सवाल जवाब हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।